फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। हमारा सब्जेक्ट भी यही है और फर्स्ट टॉपिक भी यही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होती है। देखिए, आपको यहाँ से नाम से ही पता चल पा रहा होगा, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा है, हम क्या करते हैं उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी हमारा डेटा है उसको कैसे अरेंज करना है, ये किसके अंडर में आता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। यानी कि जो हमारा डेटा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है। जो हमारी मेमोरी होती है रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो या लैपटॉप ख़रीदने जाते हो तो वहाँ पे 2 GB 4 GB 8 GB की रैम होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं वहाँ पे डेटा का, जिससे कि उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो सके। जो हमारी मेमोरी उसमें लग रही है, सपोज कीजिए ये हमारी यहाँ पे रैम है और इसमें कोई भी डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता, केवल ये रन करती रहती है। और जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो हमारी मेमोरी ये फ्री हो जाती है। तब तक हमारा प्रोग्राम रन करता रहेगा जब तक ये उसमें यूज़ लेता रहेगा। उसमें जो इसके अंदर स्पेस होगा मेमोरी में वो यूटिलाइज होता रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी रैम होती है उस रैम के डेटा को अरेंजमेंट करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की नीड होती है, जिससे कि हमारी जो रैम है वो ज़्यादा इफ़िशियंसी हमें प्रोवाइड कर सके और वो ज़्यादा फास्टली वर्क कर सके। अब समझ लेते हैं एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। देखिए, ये एक तरह का कोड होता है। कोड किसके लिए करते हैं हम, जिससे कि हमारी जो ये रैम है इसकी इफ़िशियंसी अच्छी हो सके। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के लिए हम कुछ कोड लिखते हैं, उसी को बोलते हैं हम एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑन डेटा यूजिंग एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए ये रैम है, ये ज़्यादा स्पेस ले रही है, डेटा हमारा 2 MB का है लेकिन ये स्पेस ले रहा है यहाँ पे 3 MB या 4 MB। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एल्गोरिदम का, कुछ स्टेप्स का, कुछ प्रोग्राम का, कुछ कोड का। तो वो क्या होती है, हमारी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की हेल्प से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बिल्कुल अलग चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आर 2 डिफरेंट थिंग। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट ऑफ डेटा सो दैट दे कैन बी यूज इफिशिएंटली इन मेमोरी। एल्गोरिदम आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, अदर टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, एक नाम आता है डेटाबेस का। जब आप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो एक और नाम आता है डेटाबेस का, क्योंकि ये इससे सिमिलर होती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस में क्या डिफरेंट होता है और दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, इनका यूज़ अलग अलग मेमोरी में किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है रैम में, रैम को ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाने के लिए। और जो डेटाबेस होता है, इसको जो हमारी रोम होती है, ये हमारी एक परमानेंट मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसकी इफ़िशियंसी को अच्छी बनाने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन परमानेंट स्टोरेज फॉर फास्टर रिट्रीवल एंड अपडेशन। देखिए, जो हमारी रोम होती है या हम उसको परमानेंट स्टोरेज भी बोल सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यानी कि उसको स्टोर करने के लिए या उसमें कोई भी अपडेशन करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, हम उसमें केवल रैम के बारे में स्टडी करते हैं और उस पर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है मेमोरी लेआउट ऑफ सी लैंग्वेज। जो हमारी रैम होती है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम और अलग लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जावा और पाइथन, और हम सी या सी प्लस प्लस का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। अगर हम कोई भी कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो कैसे काम करता है। सपोज कीजिए ये हमारे पास यहाँ पे रैम है, ठीक है, ये एक मेमोरी है। तो कोई भी हमारा सेगमेंट है, ये कोई भी हमारा कोड है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको जगह ले लेगा, ये यहाँ पे, ठीक है, मेमोरी है, इसको यहाँ पे स्पेस है तो ये यहाँ पे जगह ले लेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अनइनिशियलाइज डेटा, इनिशियलाइज डेटा, स्टैटिक प्लस ग्लोबल वेरिएबल। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, कोई भी हमने कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, आपने सी लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी तो उसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो वो उसके जो वे सारे वेरिएबल हैं वो सब यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर स्टैक क्या होता है। देखिए स्टैक के अंदर यहाँ पे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे फंक्शन होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है। तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते रहते हैं तो ये अपनी यहाँ पे स्पेस लेता रहता है, यानी कि ये जो स्पेस है ये कंज्यूम होता रहता है, क्योंकि ये एक तरह का क्या होता है, डेटा होता है फंक्शन। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। कोई भी वेबसाइट है, आप किसी भी वेबसाइट पे गए, आपने क्लिक किया, उसका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब वो पेज ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर भी लिंक होता है, आपने कभी देखा होगा। जब आप उन अदर लिंक पे भी क्लिक करते हो तो आप किसी अदर पेज पर पहुंच जाते हो। तो वो जो पेज है वो जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और उसके बाद पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने आ जाता है, तो हम एक तरीके से यहाँ पे फंक्शन की इसके साथ तुलना कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। ऐसे ही फंक्शन होता है, जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है जो भी उस फंक्शन के अंदर होता है। तो जो भी हम यहाँ पे काम करा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेगा वर्क के अकॉर्डिंग, और जैसे ही वो फंक्शन को कॉल करता रहेगा तो ये यहाँ पे स्पेस लेता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीप की। हीप क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डायनेमिक मेमोरी बाय पॉइंटर। देखिए आपकी जो रैम होती है, कोई भी पेज है आपका, ठीक है, आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की, उसमें कोई भी पेज निकल के आया आपके सामने, फिर आपने किसी अदर पेज पर क्लिक किया तो जो आपका पीछे वाला जो पेज था उसने जो स्पेस लिया हुआ था वो यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जिस टास्क पे, यानी कि आप करंट लोकेशन पे जिस टाइम हो वो केवल उसी का स्पेस लेगा और उतनी मेमोरी इसको एलोकेट कर देगा। सपोज कीजिए आपने कोई भी पेज ओपन किया, उसने फर्स्ट पेज ने 5 मेमोरी ली, ठीक है, आपने सेकंड पेज को ओपन किया, उसकी जो MB है वो यहाँ पे 7 MB लेगा। लेकिन पहले क्या हुआ था, हीप का काम क्या था कि ये डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट कराता है। पहले उसने 5 MB ली थी, केवल 5 MB, उसका 5 MB में काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने नेक्स्ट पेज को क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पर गए तो वो 7 MB का है, ठीक है। तो ये उसकी मेमोरी को इंक्रीज़ कर देगा जिससे कि यहाँ पे 7 MB यहाँ पे मिल सके, इसको यहाँ पे इतना स्पेस मिल सके। तो हीप का यही वर्क होता है, ये रिक्वेस्ट करता है डायनेमिक मेमोरी को और ये पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे वर्क होता है पूरा का पूरा। तो आप यहाँ पे पूरा डीपली मत जाइए, आपको जितना मैंने समझाया आप उतना याद रखिए। स्टैक क्या काम करता है, हीप क्या काम करता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो ये मैंने नोट्स लिखे हुए हैं आप इनको भी पढ़ सकते हो।